प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं सूरज वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके बीच में आया हूं। दरअसल मैं क्लास 11th की जो बुक है हमारी इंग्लिश कोर, उसमें जो एक चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। आज हमारी और आपकी बात उस चैप्टर पे होगी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पे। ये हमारा उस बुक का पहला चैप्टर है। थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, फिर एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं राइटर के बारे में बताऊंगा। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक इतना इम्पोर्टेंट स्टोरी है जिसको मैंने ICSE बोर्ड में भी कई साल 11th और 12th में पढ़ाया है, CBSE में पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। और चर्चा कर लेते हैं हम इसके राइटर के बारे में। राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। बहुत जाना पहचाना नाम है, खुशवंत सिंह का नाम आपने सुना होगा। खुशवंत सिंह का जन्म जो है वो अविभाजित जो भारत था, अनडिवाइडेड इंडिया जो थी, हिंदुस्तान जो था, उस समय उनका जन्म लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, 2 फरवरी 1915 को खुशवंत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था। हालांकि 20 मार्च 2014 को उनकी जो है मृत्यु हुई। वो एक इंडियन ऑथर, एक लॉयर, एक डिप्लोमेट और एक जर्नलिस्ट और एक पॉलिटिशियन के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पॉलिटिशियन का मतलब कांग्रेस के समय में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। डिप्लोमेट का मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया और टोरंटो या कनाडा में जो है इंडियन एम्बेसडर बनाए गए। ऑथर, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जैसे एक सबसे फेमस किताब, एक बहुत ही प्रसिद्ध नावल है उनका, खुशवंत सिंह का, उसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो 1956 में पब्लिश हुआ था, जो अनडिवाइडेड इंडिया के बारे में बहुत डिटेल उन्होंने बताया है। और भारत पाकिस्तान के विभाजन का दर्द हमेशा खुशवंत सिंह के हृदय में रहता है। खुशवंत सिंह की एक और बात बता दें, एक अभिनेत्री हैं अमृता सिंह, आपने नाम सुना होगा, जो सैफ अली खान की पहले पत्नी रह चुकी हैं। खुशवंत सिंह जो है खुशवंत सिंह के भाई की लड़की हैं अमृता सिंह, जिसकी शादी सैफ अली खान साहब से हुई थी। तो इस तरीके से खुशवंत सिंह को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ऐसे बहुत से पुरस्कार भी मिले। हिंदुस्तान टाइम्स और इंदिरा गांधी के कहने पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर भी खुशवंत सिंह रहे हैं। और लंदन से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री भी प्राप्त की है। एक जाने माने इंडिया के वकील भी रहे हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने LLB किया। ठीक है, ये सब कुछ ऐसी जानकारियां हैं खुशवंत सिंह के बारे में जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और कुछ और चीज़ें मैं खुशवंत सिंह के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है भाई? एक तस्वीर, एक लेडी की तस्वीर, यानी एक दीवार पे एक लेडी की तस्वीर लगी हुई है। और वो लेडी कौन है? खुशवंत सिंह की दादी माँ है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे परिवार में जो दादा दादी होते हैं, उनके नज़र में उनका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की बहुत बड़ी अहमियत होती है। जिन संयुक्त परिवारों में आज भी दादा दादी का प्रचलन है, दादा दादी रहते हैं, वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही संस्कारी माने जाते हैं। दादा दादी अपने बचपन की कहानियाँ उनको सुनाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दादा दादी बताते हैं जो बच्चों को विश्वास नहीं होता। और बच्चे जब कोई चीज़ दादा दादी को बताते हैं तो एक लंबे से जनरेशन गैप हो जाने के कारण वो अपने बच्चों या अपने ग्रैंड सन या ग्रैंड चिल्ड्रन की बातों पर विश्वास नहीं करते। आज का जो चैप्टर है वो खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ के बीच के उस अफेक्शनेट रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में अपने बचपन के साथ कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी की लाइफ, फिर अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना, वहाँ से लौटना, इन सब के बीच में उनके और उनके दादी माँ के बीच के जो रिलेशंस में अप डाउन्स हुए हैं, इसको जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ राइटर ने बताने की कोशिश की है। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड थी। शी वॉज काउंटिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। वो हमेशा कंठी माला जपती रहती थी। मैं छोटा था तो मेरे साथ मेरी दादी माँ स्कूल जाती थी और वापस आते समय
वो मंदिर पे बैठी रहती थी, अपने साथ बासी रोटियां ले जाती थी जो वहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह थे, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह कुत्तों को उनको खिलाया करती थी और मेरा बहुत सपोर्ट करती थी। मैं जिस वुडन स्लेट पे लिखता था, जिस पटरी पे लिखता था, रोज़ मेरी दादी माँ उसको साफ़ सुथरा करती थी, मुझे सवेरे उठाती थी, नहलाती थी। ये बचपन में दादी माँ के बहुत करीब रहे हैं खुशवंत सिंह, और आज उनकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं हैं तो अपनी दादी माँ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इंग्लिश में एक टर्म है रेमिनिसेंस, REMINESCENC। रेमिनिसेंस मतलब होता है संस्मरण। संस्मरण का मतलब बच्चों ऐसी चीज़ें जो हमारे पास्ट में बीत गई हैं, जो हमारे पास्ट की हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, उनकी सुनहरी यादों को अगर हम वर्तमान में अगर हम याद करते हैं, है ना, द थिंग्स द इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट एंड व्हेन वी मेमोराइज दोज इवेंट्स इन आवर प्रेजेंट द पर्टिकुलर टर्म इज यूज्ड एज रेमिनिसेंस। तो ये एक तरीके से उनकी ऑटोबायोग्राफी है खुशवंत सिंह की, जिसमें उन्होंने अपनी दादी माँ का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है, नरेशन किया है। तो आइए हम खुशवंत सिंह की ये कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को इत्मीनान से पढ़ते हैं। इसमें जो कुछ टर्म्स होंगे मैं आपको बताऊंगा, तो आगे चलते हैं। हम कुछ वर्ड लिखा हुआ है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। भाई दादी जो होती है ना, दादी की एक एज होती है, यंग एज की किसी लड़की को दादी नहीं कहते। न कहते हैं गांव में बहुत दादी माँ मत बनो। दादी माँ मतलब बहुत चालाक मत बनो, क्योंकि माना जाता है कि दादी माँ जो होती हैं बहुत बुद्धिमान होती हैं। किसी लड़की को जब कोई कहता है कि दादी माँ मत बनो तो उसका मजाक या उस पर टॉन्ट कसता है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ बाकियों की जो दादी माँ की तरह ओल्ड वुमन थी, काफ़ी वृद्ध थी, काफ़ी एजेड थी। सी हैड बीन old and wrinkled for the 20 years that I had known her। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं पिछले 20 साल से अपने दादी माँ को देख रहा था और ऐसा लगता था कि 20 साल से मेरी दादी माँ वैसी ही बनी है। उनके चेहरे पे रिंकल्ड थे, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं। हालांकि उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी दादी माँ की, तो दादी माँ के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, है ना। अच्छा, people said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोग ऐसा कहते थे, क्योंकि ये मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं थे, मैंने उनको देखा भी नहीं था। लोग ऐसा कहते थे कि दादी माँ एक समय बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, उनके एक हस्बैंड हुआ करते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। इसे मानना जो है मेरे लिए बहुत कठिन था, ये विश्वास करना कि दादी माँ कभी यंग रही होंगी, उनके हस्बैंड रहे होंगे। वो सिर्फ इसलिए बच्चों कि जब से खुशवंत सिंह ने होश संभाला था तब से उन्होंने अपनी दादी माँ को जो देखा था तो उस समय उनको अकेला ही देखा था और काफ़ी उम्र दराज देखा था। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रही आपको। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके NCERT की बुक में लिखा हुआ है और आपके सामने भी उस बुक का PDF खुला हुआ है और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं अपनी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद ज़रूर आएंगी। आगे हम देखते हैं। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में थोड़ा सा ऊपर जो है, आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में भी कि जो दादा दादी होते हैं हार लगा हुआ होता है फूलों का और ड्राइंग रूम में उनका फ़ोटो लगा हुआ होता है। तो वैसे ही दादी माँ का फ़ोटो भी ड्राइंग रूम में टांगा हुआ था, वहाँ पे लगा हुआ था। ही wore a big turban and loose fitting clothes। My grandfather's portrait, सॉरी क्षमा चाहूँगा, My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। ड्राइंग रूम में जो है मेरे दादाजी का जो फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है, वहाँ पे टंगी हुई थी। चूँकि खुशवंत सिंह सरदार हैं, सिख हैं, तो सिख लोग पगड़ी धारण करते हैं, है ना। तो उनके दादाजी अपने सिर पे एक टर्बन बांधे हुए थे। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। सरदार जी लोग अक्सर जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं थोड़ा सा लूज फिटिंग का उनका कपड़ा होता है। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनके पास दाढ़ी भी होती है, चूँकि दादाजी काफ़ी एजेड थे तो उनकी दाढ़ियाँ पकी हुई थी और उनकी दाढ़ियाँ इतनी बड़ी थी कि पूरा सीने तक आकर के उनके सीने का जो हिस्सा था, ब्रेस्ट जो था, चेस्ट जो था, उसको पूरा कवर किया हुआ था। सॉरी, जो चेस्ट था उसको पूरा कवर किया हुआ था उनके वाइट बियर्ड ने, ठीक है। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और देखने पे ऐसा लगता था कि दादाजी 100 साल के रहे होंगे।
कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए आपको प्यारे बच्चों, ये जानकर कि जो हमारे सिख लोग होते हैं वो बाकी लोगों से उम्र में कुछ ज़्यादा दिन तक जीते हैं, काफ़ी वो हृष्ट पुष्ट होते हैं और नेचुरल लाइफ जीते हैं, गाय भैंस का दूध वगैरह खाते हैं, मतलब लीक से हट के मैं बोल रहा हूँ, पर वो लोग काफ़ी हेल्दी होते हैं और बहुत ही मतलब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, इसलिए ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप लोगों से मैच करती हो और आप लोगों से विश्वास ही करें। कह रहा है कि देखने पे लगता है कि दादाजी 100 साल के रहे होंगे, जिन्होंने टर्बन पहनी हुई थी और उनकी दाढ़ियाँ पकी हुई थी जो उनके सीने पर आकर के फैली हुई थी। ठीक है, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन, और उनको देखने पे ऐसा लगता नहीं है कि कभी उनकी वाइफ रही होंगी और उनके कभी बच्चे रहे होंगे। अब मैं बताऊं आपको, ये जो कहानी है ना, ये राइटर ने जो है एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से लिखी है। मैच्योर इंसान जो एक्सपीरियंस करता है उसके बेस पे नहीं, 20 ईयर या अपने चाइल्डहुड में जिस तरीके का महसूस किया खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को, अपने दादाजी को, उस तरह जो है उन्होंने अपने यंग एज में अपने इस ऑटोबायोग्राफी में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी गई है, हमेशा इसको अपने दिमाग में रखिए। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, ऐसा लगता है उनके पास बहुत ज़्यादा नाती पोते या ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह करना, सॉरी, या किसी बात को ना मानना। वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ, हाँ, एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, मेरी दादी माँ कभी यंग और खूबसूरत रही होंगी, ये मानना थोड़ा सा जो है मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले जब भी मैंने अपनी दादी को देखा तो मेरी दादी माँ काफ़ी ओल्ड थी। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, और दादी माँ मेरा एंटरटेन करने के लिए अपने बचपन की बातों को सुनाती थी कि उनके ज़माने में क्या चीज़ खेला जाता था। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, ये जनरेशन गैप की बात है। एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंड मदर के बीच काफ़ी दो पीढ़ियों का, दो जनरेशन का गैप है। उस समय उनके खेल के अपने अलग साधन रहे होंगे, बच्चे के खेल के अपने अलग साधन रहे होंगे। जैसे मैं अभी बात करूं कि मेरे समय में हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, लेकिन मेरा बेटा जो है 4 साल 5 साल का हो गया है, जब मैं उसको बोलूँगा कि गिल्ली डंडा ऐसा होता है तो हार्डली ही विल बिलीव कि गिल्ली डंडा ऐसा कुछ खेल होता होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हमारे दादा दादी जिस चीज़ों को खेल करके चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, वो चीज़ें हमको बताते थे तो हमको चीज़ें विश्वास में नहीं होती थी। इसीलिए कह रहा है कि जब दादी माँ सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? अजीब सा लगना, भद्दा लगना। कहना कि बहुत अजीब सा लगता था। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मतलब जिसमें बेइज्जती टाइप की महसूस हो कि ऐसा कुछ होता होगा। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। फेबल्स का मतलब होता है कि ऐसी कहानियाँ जिसमें जानवरों के बारे में बताया जाए, उसको फेबल्स कहते हैं। ऑफ द प्रोफेट्स यूज टू टेल, जैसे लगता था किसी प्रोफेट के बारे में बता रही हूँ, कोई भूली बिसरी कहानी दादी माँ बता रही हूँ, और उनकी इस बात पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता था कि इस तरह का भी खेल होता रहा होगा। एनी डाउट? आते हैं नेक्स्ट पैरा में। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब चूंकि उम्र ढल गई थी, आपने अपने गांव शहर कस्बे में देखा होगा कि जो अक्सर दादी दादा वगैरह जो उम्र दराज हो जाते हैं तो आगे की ओर थोड़ा सा वो झुक जाते हैं, तो दादी माँ भी थोड़ा आगे की ओर झुकी हुई थी, हाइट कम थी एंड फैट, और थोड़ा सा उनका वजन था, थोड़ी सी वो मोटी थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके फेस पे क्या था? धब्बे थे, झुर्रियाँ थीं, रिंकल्स पड़े हुए थे, तो जगह जगह स्पॉट बने थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, जहाँ तक हमें लगता है कि जब से हमने दादी माँ को देखा, हमने उनको इसी तरीके से देखा जैसे लगता था कि उम्र जो है थम गई है दादी माँ की, और दादी माँ वैसी की वैसी ही दिखाई देती थी।
old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। जो मैंने आपको बताया, बहुत बूढ़ी और खासकर पिछले 20 सालों से जस की तस दिखती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, मेरी दादी माँ कभी बहुत सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन मेरी दादी माँ बहुत खूबसूरत थी। सुंदर और खूब, प्रेटी एंड ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ है, प्रेटी मीन्स यहाँ का मतलब है एक कॉमन सुंदरता की बात है, अब ब्यूटीफुल मतलब by heart and soul, because she loved her grandmother so much, this is why she is saying that my grandmother was beautiful। वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे अपनी दादी माँ को, इसलिए वो बहुत ही अफेक्शनेट वर्ड यूज कर रहे हैं। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of rosary। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे वर्ड को, टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी आप देखते हैं एक कंठी होती है, कंठी माला, उसको जो दादी माँ वगैरह होते हैं, दादा लोग, तो उसको जो है अपना हल्का हल्का मुँह डुलाते हैं, इनऑडिबल प्रेयर, ऐसी आवाज़ जो सुनाई न दे, अपना मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं और उंगली ऐसे करते रहते हैं, एक एक दाना गिनते रहते हैं, 108 बार उसको गिनेंगे। याद आ रहा है? उस चीज़ को कह रहा है कि मेरी दादी माँ अपने को बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपने कमर पे रखती थी। क्यों? क्योंकि वो आगे की ओर झुकी हुई थी और दूसरा हाथ उनका आगे की ओर था और उस हाथ से वो कंठी माला अपना जपती रहती थी, यानी प्रभु का नाम या ईश्वर का नाम, अपने जो भी भगवान थे, गॉड थे, उनका नाम लेती रहती थी। ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स मतलब होता है बालों का गुच्छा, क्योंकि दादी माँ बूढ़ी हो गई थी तो उनके बालों के जो गुच्छे थे वो पूरा वाइट कलर के हो गए थे, ऐसे जैसे लगता है कि कहीं पे बर्फ सी जम गई हो। वाइट जो कलर है ना, वो पीस और कंटेंटमेंट, पीस एंड सेटिस्फैक्शन का जो एक सिंबल माना जाता है, तो ऐसे लगता है। आगे राइटर ने लिखा भी है, कह रहा कि स्कैटर्ड अनटेडली ओवर हर पेल फेस, उनका जो चेहरा पीला पड़ गया था, वो उनका बाल खुला हुआ था और वैसे ही चारों ओर गुच्छे में उनका बाल उलझा हुआ रहता था। यस सी वाज एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और हमेशा उनका जो होंठ था वो खुलता बंद होता रहता था और इनऑडिबल प्रेयर, और वो जो प्रार्थना बोलती थी वो किसी को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन लगातार वो प्रार्थना कहती रहती थी। यस सी वाज ब्यूटीफुल, यस बिल्कुल मेरी दादी खूबसूरत थी। क्यों खूबसूरत थी? सी वॉज ब्यूटीफुल बाई हर हार्ट एंड सोल एंड हर माइंड, है ना। ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा है, द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की बात कर रहा है, द ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ सोल, है ना, ब्यूटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? यस सी वॉज ब्यूटीफुल, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। मेरी दादी माँ विंटर सीजन के तरीके से, जब जब खूब ठंडी पड़ती है ना तो पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है, वैसे ही मेरी दादी माँ के जो खुले हुए सफ़ेद बालों के गुच्छे थे, देखने पर लगता है किसी पहाड़ के ऊपर बर्फ़ की एक परत सी जम गई है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, एक्सपेंसन मतलब फैलाव, प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब कॉमनेस, लगता था कि एक शांति, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, एक शांति चारों ओर फैल सी गई है जिसमें बहुत शांति है और कंटेंटमेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि है। मेरी दादी माँ के चेहरे पे बहुत ज़्यादा शांति और संतुष्टि रहती थी, क्योंकि जीवन में जो कुछ उनको प्राप्त करना था उन्होंने पा लिया था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ये लाइन थोड़ा सा आपको सीरियस करेगी कि मैं और मेरी दादी माँ हम लोग अच्छे फ्रेंड थे, क्योंकि दादी माँ के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपनी लोनलीनेस को शेयर कर सकें, अपनी बातें कह सकें, और खुशवंत सिंह के भी पास कोई ऐसा नहीं था जो उनकी शरारतों को सुन सके, और दादी माँ और खुशवंत सिंह की इसलिए आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। हमारे जो पेरेंट्स जब शहर में रहने के लिए गए तो मेरे पेरेंट्स ने मुझको दादी माँ के साथ ही छोड़ दिया, तो हम और हमारी दादी माँ एक साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप, वेकअप मी नहीं, वेक मी अप, जैसे कहते हैं ना, आई विल कॉल यू अप, ही कॉल्ड मी अप, प्लीज पुट द फोन ऑफ, प्लीज स्विच ऑफ द फोन है, प्लीज स्विच द फोन ऑफ। कह रहे हैं कि सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सवेरे जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी टू स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस मतलब नीरस, डल,
भाई अपना वो प्रेयर गाती रहती थी और मुझको उस गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि मैं उनका गाना समझता नहीं था। पर मेरी दादी माँ जब गाती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। मैं अपने दादी माँ को देखता था और मेरी दादी माँ सोचती थी कि मैं उनके प्रेयर को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ, और इसी कन्फ्यूजन में हम लोगों की दोस्ती आगे बढ़ती चली गई। ठीक है। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. नहाते समय, कपड़ा पहनाते समय हमेशा बोलती रहती थी कि मेरा जो ग्रैंडसन है ये भी इस चीज़ों को सुनेगा और इसको याद करेगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं इसलिए उनकी आवाज़ सुनता था क्योंकि अपनी दादी माँ की आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने उसको सीखने की कोशिश नहीं की। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फेच मतलब लाना, वुडन स्लेट लकड़ी का जो स्लेट था जिसको हम लोग पटरी बोलते थे, विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जो प्रतिदिन मेरी दादी माँ उसको धोती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, येलो चाक से उसको जो है उसके ऊपर एक परत लगाती थी जिसके ऊपर मैं लिखता था। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, अर्थन इंक पॉट है ना, एक स्याही का जिसमें स्याही घोल करके रखा जाता था, वो मिट्टी का बना हुआ रहता था, उसमें मेरी स्याही वगैरह घोलती थी, है ना। एंड अ रेड पेन, एक लाल कलम मुझको देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, इन सब चीज़ों को, वो मेरी लाल कलम, वो मेरी स्याही का डब्बा, है ना, वो इन सब चीज़ों को मेरी दादी माँ एक बंडल में बांध करके मुझको पैक करके देती थी। और तो और अब क्या होता था, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, स्टेल मतलब जो रात की बची हुई बासी रोटियां थीं, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर मेरी दादी माँ कुछ उस पर बटर डालती थी, कुछ उस पर चीनी डाल देती थी, है ना। ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। ठीक है, दादी माँ वो करती थी। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और बहुत सी चपातियों को अपने साथ लेकर के जाती थी, जो गांव के डॉग रहते थे उनके पीछे पीछे जाते थे तो उनको खिलाती थी। कोई डाउट हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है आपको? बहुत सिंपल वे में लिखा है क्वेश्चन सिंह ने। आगे हम देखते हैं, कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, दादी माँ प्रतिदिन मेरे साथ स्कूल जाती थी, समझ रहे हैं, और इसलिए जाती थी कि वहाँ पे दो काम हो जाता था। एक तो दादी माँ मुझको स्कूल छोड़ती थी, दूसरी सबसे अहम बात थी कि स्कूल जो है वो मंदिर के करीब था, तो दादी माँ मेरा वहाँ पे वेट करती थी मंदिर में, तब तक पूजा पाठ भी कर लेती थी, और जब मैं वहाँ से लौटता था तो दादी माँ फिर मेरे साथ घर चली जाती थी। यानी स्कूल छोड़ने और ले आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफ़िल करती ही थी दादी, और उस गैप में जब मैं नहीं रहता था उस समय अपना वो पूरा टाइम पूजा पाठ में उस मंदिर पे देती थी। यानी सी वाज अ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, लेडी ऑफ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। ठीक है, देखिए आगे लिखा भी है उस चीज़ को राइटर ने, कह रहा है वाइल द ओके द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो वहाँ पे पुजारी थे वो हमको मॉर्निंग प्रेयर और अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन द आइदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, ग्रुप में लोग वहाँ पे अल्फ़ाबेट या भक्ति के गीत गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर बैठी थी। ये स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जो उनकी लाइनें होती हैं उनको स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। यानी बाइबल को स्क्रिप्चर बोला जाएगा, रामायण को स्क्रिप्चर बोला जाएगा, है ना, जींद अवेस्ता को स्क्रिप्चर बोला जाएगा। तो जितने भी ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके लिए हम अंग्रेजी में स्क्रिप्चर वर्ड यूज करते हैं। तो वहाँ पे वो अपना धार्मिक ग्रंथ पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बीन फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब हम लोग वहाँ से वापस लौटते थे, हम लोग घर की ओर आते थे तो कुत्ते हमारे पीछे पीछे हो जाते थे। द टाइम द विलेज डॉग्स वुड मिल लेते थे। दे फॉलोड अस टू द आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और कुत्ते जब घेरते थे अपने में झगड़ा करते थे, भौंकते थे, गुर्राते थे, क्योंकि जो रोटियां हम लोग देते रहते थे, जो बासी रोटियां हम फेंकते थे उनके लिए, वो खाते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ये हमारा रोज़ का काम था। दादी माँ का मुझको स्कूल ले जाना, मंदिर पे टिकना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना और फिर वापस लाना, और कुत्तों को रोटियां खिलाना जो रात की बची हुई थी। यहाँ तक कोई समस्या आपको? आगे चलें, इजाज़त है।
आइए, फिर माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी। अब फिर थोड़ा सा कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। अभी तो जो है मेरे जो पेरेंट्स जो है सिटी में सेटल्ड हो गए। दे सेंट फॉर अस, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ जब हम लोग सिटी में सेटल हो गए। दादी माँ भी हमारे साथ थी, लेकिन हमारे रिलेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि दादी माँ तब तक ही खुशवंत सिंह को पढ़ा सकती थी, सिखा सकती थी, जब तक कि खुशवंत सिंह की उम्र छोटी थी। खुशवंत सिंह जब थोड़े से बड़े हुए तो दादी माँ अब खुशवंत सिंह को स्लेट का काम नहीं रहा, है ना, अब वो वुडन स्लेट का काम नहीं रहा, सवेरे उठना जगाना तैयार करना उतनी चीज़ें नहीं रह गई, क्योंकि खुशवंत सिंह इंडिपेंडेंट हो गए, बड़े हो गए, तो वो काम खुशवंत सिंह खुद करने लगे। तो खुशवंत सिंह अभी तक अपने दादी के ऊपर आश्रित थे, अब वो अपने ऊपर खुद पे इंडिपेंडेंट हो गए, तो दादी माँ का रोल धीरे धीरे कम हो गया, जिसके चलते दादी माँ का खुशवंत सिंह से बात करना कम हो जाता है, और दादी माँ का खुशवंत सिंह से बोलना बात करना भी बहुत कम हो गया। ये उनकी कहानी में टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ से हर साल अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड मदर। कह रहे हैं ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अभी तक तो पैदल दादी माँ मुझको छोड़ने जाती थी, बगल में मंदिर होता था तो सब काम हो जाता था, पर अब क्या है, अब जो है खुशवंत सिंह मोटर बस से स्कूल जाने लगे, तो अब दादी माँ को स्कूल ले जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, तो अब दादी माँ का रोल वहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, इंग्लिश स्कूल में जाने लगा मैं। और देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब जो है बाहर निकलना जब बंद हो गया तो गली के कुत्ते नहीं मिलते थे। अब दादी माँ को चूँकि जानवरों को कुछ खिलाना था, तो वहाँ पे थोड़ा सा रोल उन्होंने चेंज किया। जो उनका आंगन था, जो कोर्टयार्ड था, वहाँ पे वो दाने छींट देती थी, और वहाँ पे स्पैरो या गौरैया वगैरह आती थी, वहाँ पे उसको खाती थी, और इस तरीके से दादी माँ का टाइम बीतता जाता था। आगे देखते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा, बहुत कम बात की। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभी तो दादी माँ मुझे सवेरे जगाती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। फिर आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट। और जब मैं आता था ना स्कूल से, तो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया। मैं उनको बताता था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उनको अंग्रेजी के कुछ शब्द बताता था, वेस्टर्न साइंस और लर्निंग की बातें बताता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी बताता था, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की दुनिया गोल है, ये सब चीज़ें मैं दादी माँ को बताता था। तो ये सब चीज़ें दादी माँ की समझ में नहीं आती थी, क्योंकि एक दादी माँ को इन सब चीज़ों का कोई तजुर्बा नहीं था। दिस मेड हर अनहैप्पी, सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। दादी माँ को बहुत दुख भी होता था कि मैं अपने जो है ग्रैंड सन की कोई लेसन में हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, उसकी स्टडीज़ में कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। शायद मैं हेल्प कर पाती तो मैं अपने ग्रैंड सन के और करीब होती। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये था कि वो पूछती थी कि क्या तुम्हारे स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मेरा जवाब होता था कि मेरे स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो दादी माँ गुस्सा हो जाती थी और वो शांत हो जाती थी, और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि अजीब सा स्कूल है जहाँ पे गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। एक दिन तो और हद हो गई, जब मैंने बोला कि हमको म्यूजिक की कुछ क्लास मिली है, तो मेरी दादी माँ गुस्सा आ गई। कहें म्यूजिक तो ये हॉर्लेट या बेगर्स का काम होता है, जो गाना बजाने वाला जो काम है ये प्रॉस्टिट्यूट्स वगैरह करती हैं, है ना, प्रॉस्टिट्यूट्स वगैरह या जो भिखमंगे जो लोग होते हैं उनका काम है, तुम भी म्यूजिक सीख रहे हो, ये तो बहुत गलत है। अब ये दादी माँ की अपनी सोच थी, उस समय का जो सोसाइटी थी, उस समय की जो सोच थी, दादी माँ उसके हिसाब से अपना वो डील करती थी। देखिए आगे लिखा है, सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वर डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। जो मैंने आपको बताया, गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। मैंने एक दिन बताया कि मुझे म्यूजिक का लेसन मिला है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत उनको दुख हुआ। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशंस, मतलब लीव्ड एसोसिएशन मतलब खराब लोगों की संगत होती है म्यूजिक से। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लर्स,
मोनोपोली मतलब एकाधिकार, उसको और कोई नहीं ले सकता। जो हार्लट्स हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं या जो भिखारी हैं, उनका है काम ये। दिस इज़ नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक। जो अच्छे लोग हैं उन लोगों के लिए ये म्यूजिक नहीं बनी है। और तुम म्यूजिक की बात कर रहे हो, ठीक है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा नहीं और बहुत, लेकिन वो शांत थी। इस चीज़ को जताने के लिए बहुत था कि वो डिसएग्री हैं इस चीज़ के लिए। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद से मेरी दादी माँ ने बहुत कम बात करना शुरू किया मुझसे। और भी ट्विस्ट आया मेरी और दादी माँ के रिलेशन में। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। वहाँ पे मुझे एक अलग कमरा मिल गया। अभी तक तो मैं गांव में था या सिटी में था, है ना, तो दादी माँ के साथ रहता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं था। मैं हायर एजुकेशन के लिए जब मैं बाहर गया तो मुझे एक रूम मिल गया और मैं द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। हमारे और दादी माँ के बीच की जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो ख़त्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब लोनलीनेस, एकाकीपन, विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब डिससेटिस्फैक्शन। और मैं जब दादी माँ से दूर आया तो दादी माँ को फिर अपनी उस तन्हाई को स्वीकार करना पड़ा। पर वो उस चीज़ के लिए रेजिग्नेशन थी, मतलब उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं थी कि एक दिन मेरा ग्रैंडसन मुझसे दूर होगा। पर उनकी मजबूरी थी, फिर उनको अपने आप को उस अकेलेपन को बुलाना पड़ा। उसके बाद कहते हैं सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। फिर दादी माँ ने अपने आप को बिजी रखने की कोशिश की। जब मैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर गया, यूनिवर्सिटी में गया, अलग कमरा मिल गया, दादी माँ से हमारी बातचीत कम होने लगी, तो दादी माँ ने अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश की। क्या करती थी दादी माँ? दादी माँ ने चरखा काटना चलाना शुरू कर दिया। अरे भाई, पहले लोग चरखा चलाते थे तो सूत काटते थे। जब सूत काटते थे उस सूत से कपड़ा बनता था। जो खादी के कपड़े थे, जो सूती के कपड़े थे, वो जो कपास से बनाया जाता था। तो मेरी दादी माँ क्या करती थी, पूरे दिन अपना चरखा चलाती थी, अपनी प्रेयर इनऑडिबल वॉइस में बोलती रहती थी। और जब उनको थोड़ा सा आफ्टरनून में फुर्सत मिलती थी तो वो कुछ अनाज के दाने ला करके कोर्टयार्ड या छत पे रख देती थी। स्पैरोज उनके बीच में आती थी, कोई उनके पैर पे चढ़ता था, उनके बॉडी पे चढ़ता था। स्पैरोज वगैरह खाती थी। और कुछ समय के लिए पूरा बेडलम, मेरी बात समझ रहे हैं, चर्पिंग, पूरा पक्षियों के चहचहाने का पूरा गूंज जाता था मेरा घर उन गौरैया स्पैरो के चहचहाने से। और मेरी दादी माँ इस तरीके से अपने तन्हाई को उन्होंने काटना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रहा है? चरखा चलाना और स्पैरोज वगैरह को खिलाना। जो यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पैनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, जो मैंने भी आपको बताया। while she sat in the veranda breaking the bread into little bits। वेरांडा में बैठती थी और छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती थी। 100 of little birds collect around her creating a veritable bedlam of chirping। चर्पिंग माना चहचहाने की अवस्था, बेडलम मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल की कंडीशंस, है ना, जिसके चलते कन्फ्यूजिंग वॉइस निकलती है। तो कम से कम 100 से ज़्यादा स्पैरोज वहाँ पे कलेक्ट होती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग। कुछ आती थी उनके पैरों पे फुदकती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ उनके कंधों पे चढ़ती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड। कुछ उनके सिर पे बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो सिर्फ मुस्कुराती थी और कभी भी स्पैरोज को भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ डे फॉर हर। और यही आधे घंटे की जो एक्टिविटी होती थी, यही दादी माँ के लिए पूरे दिन का सबसे खूबसूरत पल होता था जब वो स्पैरोज के साथ होती थी। क्योंकि अब मेरा साथ तो दादी माँ को मिलने से रहा। अब मैं शहर आ गया था, यूनिवर्सिटी में अपना कमरा ले लिया था। अब दादी माँ से मेरा मिलना या मुलाकात होना बहुत कम हो गया था। अपने को बिजी रखने के लिए वो दिन भर चरखा चलाती थी और इनऑडिबल वॉइस में प्रेयर गाती रहती थी। कोई दिक्कत? आइए, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। जब मैं हायर एजुकेशन के लिए मुझे विदेश जाने के लिए निर्णय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे लगा कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत अपसेट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दादी माँ के साथ मेरा एक नाजुक रिश्ता था। बचपन से लेकर के स्कूल तक उन्होंने मुझको बहुत संभाला था। हाँ, ये अलग बात है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो दादी माँ और हम दोनों अलग अलग रहने लगे। हो सकता है कि इस दरमियान दादी माँ ने मेरे बगैर जीने की आदत डाल ली रही होगी। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं हायर एजुकेशन के लिए
जब मैं विदेश जाऊंगा डिसाइड करूंगा तो मेरी दादी माँ बहुत अपसेट हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और चूँकि मैं 5 साल के लिए हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊंगा, दादी माँ अपसेट होंगी, भाई हो सकता है बैक जब मैं करूँ तो दादी माँ जिंदा ही न रहें। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं हुई, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए दादी माँ आई, कुछ अपनी इमोशन उन्होंने नहीं दिखाई और कुछ मुझसे बात भी नहीं की, अपने आप को रोकी हुई थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, क्योंकि उस समय दादी माँ प्रेयर में अपने को रम गई थी, अपने को खो दिया था उन्होंने प्रेयर में, उनके होंठ अपना हिल रहे थे। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। देखिए, काउंटिंग द बीट्स ऑफ रोजरी नहीं, कंठी गिनना का मतलब होता है, काउंटिंग यूज कर सकते हैं आफ्टर नहीं, यहाँ पे लिखा है उसने, देखिए वो जो उनकी अंगुलियां जो हैं उस कंठी के दाने के गिनने में अपने आप को बिजी थी। टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और बड़े शांति से उन्होंने मेरे लीलार पे, मेरे मस्तक पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अस। बहुत ही इमोशनल लाइन है बच्चों, इसे आप कोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि रेलवे स्टेशन पर दादी माँ बड़े शांति के साथ अपने कलेजे से लगाती हैं और मेरे फोरहेड पे किस करती हैं, और एक नमी जो है मेरी दादी माँ ने जो मुझको किस किया था, उनका जो चुंबन, जो उनका चुंबन था, किस जो था, जो ममता थी, उसका स्पर्श मेरे होठों पे था और उसको मैंने, वो बहुत ज़्यादा खुशी में था और मुझे लगता है कि मेरा और दादी माँ का वही सबसे आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था और मैं उसको कभी भूल नहीं पाया। एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे लगा कि दादी माँ फिर नहीं मिलेंगी। 5 साल तक वो मतलब फिर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया दादी माँ से, बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और जब 5 साल बाद में फिर हायर एजुकेशन लेकर के विदेश से वापस आया तो दादी माँ से मेरी फिर मुलाकात रेलवे स्टेशन पे हुई। दादी माँ मुझको रिसीव करने के लिए आई। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और आज भी मैं देखा जब अपने दादी को, लगा कि दादी माँ की उम्र थम सी गई है, लग ही नहीं रहा था कि दादी माँ एक भी दिन ज़्यादा और उम्र उनकी रही होगी। अभी लगता था कि जैसे मैंने तब देखा था 5 साल पहले, दादी माँ अभी भी वैसी की वैसी ही दिख रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी, क्लैस्प मतलब होता है गले लगाना, इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अब दादी माँ काफ़ी बदल चुकी थी, अब उन्होंने अपने आप को प्रेयर में इन्वॉल्व कर लिया था। और अब भी मुझे लगता है जब दादी माँ ने मुझको अपने कलेजे से लगाया, अपने बाहों में भरा, तो मैं आराम से सुन सकता था कि मेरी दादी माँ प्रेयर कर रही हैं, प्रेयर गा रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलेस रिब्यूक्स। फ्रिवलेस मतलब यूजलेस, रिब्यूक्स मतलब डांटना, यानी ऐसे प्यार से किसी को डांटना, बिला वजह ऐसे डांटना, ममता में डांटना, उसे फ्रिवलेस रिब्यूक करते हैं। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं दादी माँ के साथ आऊँगा तो दादी माँ फिर वही पुरानी ममता दिखाएंगी और मुझको मेरे से लिपट जाएंगी, मुझको नहीं छोड़ेंगी, मुझसे बहुत बातें करेंगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दादी माँ अपने में व्यस्त रहीं और दोपहर के बाद जब चरखा काटने के बाद उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट जो आधे घंटे का होता था वो वही होता था जब वो स्पैरो को दाने खिलाती थी और स्पैरो उनके ऊपर, उनके पैर पे आकर के इधर उधर कूदती थी, शोल्डर्स पे, सिर पे, और कुछ बोलती नहीं थी, बस ऐसे ही वो प्यार भरी घुड़कियाँ, फ्रिवलेस रिब्यूक्स अपना देती रहती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। लेकिन अब वही है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये सनातन धर्म है कि एक न एक दिन हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना ही है। क्या हुआ कि अब उनकी मौत जो करीब आ गई दादी की। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, सी डिड नॉट प्रे। शाम को थोड़ा सा परिवर्तन हुआ दादी माँ को। दादी माँ ने उस दिन कोई प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। अपने गांव, जो अपने बगल की जो औरतों को उन्होंने बुलाया, गाट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और क्षमा चाहूँगा, अभी मौत की बात नहीं, खुशियों की बात है, हाँ थोड़ा सा मैं आगे बोल गया।
और एक पुराना ढोल मंगाया और लगी गाना गाने। फॉर सेवरल आवर्स ही थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिसपेलिएटेड ड्रम। डिसपेलिएटेड ड्रम मतलब वो जो चमड़े का बना हुआ ढोल था, कई घंटे तक उसकी स्पिन पे थाप दे करके उन्होंने बजाया। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जिस तरीके से लड़ाई जीत करके जब वॉरियर्स लोग या वीर पुरुष लोग अपने घर आते हैं उनका स्वागत होता है, उस तरीके से दादी माँ ने विदेश से मेरे आगमन का स्वागत किया। अपने गांव की, अपने पड़ोस की कुछ औरतों को लेकर के बुलाया और बहुत देर तक उन्होंने ढोल बजा बजा करके गाया। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमको मजबूर होकर के दादी माँ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि दादी माँ अब आप रुक जाइए, नहीं तो ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी, यानी कि आपके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ओल्ड एज है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ऐसा पहली बार मैंने देखा अपनी लाइफ में कि जिस दिन दादी माँ ने कोई प्रार्थना नहीं की और सिर्फ ढोल बजा करके पूरे गाँव के औरतों मतलब कॉलोनी की औरतों के साथ गीत गाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन वो बीमार पड़ी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने इससे कुछ अलग समझा। वो जान गई थी कि उनकी मौत करीब है, ये डॉक्टर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने बताया कि अब मेरी मौत करीब आ गई है, मेरा जाना तय हो गया है। सी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, और मरने के कुछ घंटे पहले की बात है कि उन्होंने omitted मतलब छोड़ दिया, प्रेयर करना बंद कर दिया। She was not going to waste any more time taking to us, और वो कुछ ज़्यादा अपना समय इधर उधर व्यतीत नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको रोकने की कोशिश की। सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को मना कर दिया, इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और शांत होकर के बेड पर पड़ी रहीं और जो है प्रेयर करने लगी, और जो रोजरी थी बीडिंग उसको जो है अपना वो टेलिंग करने लगी, यानी कंठी माला जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers। बच्चों काफ़ी इमोशनल कर दिया इस स्टोरी ने। अगर आप लोगों के अपने दादा दादी होंगे तो बहुत प्यार करिए उनको। अगर जिनके दादा दादी इस दुनिया में नहीं रहे होंगे और कभी भी उनका दादा दादी से संपर्क रहा होगा, वो इस इमोशन को समझ सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में होती है। मैं तो इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, मेरी आंखें नम हो जा रही इस कहानी को आपको बताते समय। हर साल पिछले 13 सालों से मैं कहानी पढ़ा रहा हूँ, हर साल मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी मैं इस कहानी का जिक्र अपने स्टूडेंट्स के सामने करता हूँ। ठीक है, आते हैं। कह रहे हैं कि अब अचानक क्या हुआ कि उनके होंठ बंद हो गए और उनका हाथ हिलना बंद हो गया, और उनके हाथ से, उनके उंगलियों से, बच्चों जो लाइफलेस फिंगर थी, बेजान उंगलियां थीं, उनसे जो है वो जो कंठी है, जो माला है, उनके हाथ से छूट करके गिर जाती है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति छा जाती है। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए कि अब दादी माँ इस दुनिया में नहीं रहीं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज अ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद अ रेड श्राउड, और जैसा कि हमारा कस्टम था, हमारा रीति रिवाज था, हमने दादी माँ को उनके बेड से उतारा, उनको ज़मीन पे रखा और लाल कफन में हमने उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, MOUR, मॉर्न मतलब होता है लेमेंट करना, बिलाप करना, रोना, और कुछ घंटों तक हम लोग रोते रहे। वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, और हमने कुछ समय के लिए दादी माँ के डेड बॉडी को अकेला छोड़ दिया और उनके अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट में हम लोग लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, हम स्ट्रेचर लेने गए कि दादी माँ को उनकी अंत्येष्टि किया जाएगा, क्रीमेट किया जाएगा या दाह संस्कार किया जाएगा। तो हम जब वहाँ पे उनके रूम में गए, उस समय क्या था, द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो उस समय सूरज छिप रहा था और सूरज की किरणें उस वरांदा में आ रही थी और एक अजीब सी गोल्डन चमक
उस रूम में छा रही थी। एक ओर सूरज डूब रहा था और एक ओर मेरी दादी माँ का सूरज डूब चुका था, यानी मेरी दादी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, all over the veranda and in the room, halfway in the all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. हम वो रूम में घुमाए और अब उनका शरीर स्टिफ हो गया था, काफ़ी कड़ा हो गया था, डेड बॉडी काफ़ी कड़ी हो जाती है। हमने उसको कफन से ढका। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। ध्यान दीजिए कितनी इमोशनल बात है कि हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी वहाँ पे आकर के वेरेंडा में आकर के घेर ली थी। उनको भी इस चीज़ का आभास हो गया था कि जो औरत जो एक बूढ़ी औरत हम लोगों को दाना पाने की व्यवस्था करती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो भी लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए स्पैरोज आ गई थी। अजीब बात तो तब लगी बच्चों जब राइटर के मदर ने और उनके फैमिली के लोगों ने दाना फेंका कि स्पैरोज आई होंगी, दाना खाएंगी, पर कोई भी स्पैरोज दाना नहीं खाई। कुछ देर तक अपना मुंह लटकाए ऐसे रहीं सब स्पैरोज और फिर वहाँ से उड़ करके चली गई और फिर कभी उनके घर में नहीं आई। और उस दाने को उन्होंने उठाया और डस्टबिन में डाल दिया और यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। थोड़ा सा मैं वो लाइन को यहाँ पे बता देता हूँ। करें स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, देयर वाज नो चर्पिंग्स। रोज़ वो चिड़ियाँ जो स्पैरो थी चहचहाती थीं, पैरों पे चढ़ना, कंधों पे चढ़ना, सिर पे चढ़ना, दादी माँ का प्यार की घुड़की देना। आज कोई भी चहचहाट नहीं थी, शांत थी सभी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फिश सम ब्रेड फॉर देम। हम लोगों ने उन बर्ड्स के लिए बहुत अफसोस जताया। मेरी माँ जाती है, फेच मीन्स कलेक्ट, ब्रिंग, कुछ रोटी के टुकड़े ला करके उनको देती है। सिर्फ ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि दादी माँ रोज तोड़ के खिलाती थी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, और फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने रोटी पे कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपने दादी माँ के कॉर्प्स ऑफ मतलब डेड बॉडी को लेकर के चले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, सभी चिड़ियाँ शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। इसी के साथ दादी माँ की कहानी ख़त्म हो गई। तो ये थी दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच का वो इमोशनल रिलेशनशिप। मुझे उम्मीद है बच्चों कि खुशवंत सिंह की ये कहानी एक एक पॉइंट पे आपको पसंद आई होगी। अगर दादी माँ आपकी ज़िंदा होंगी, दादा आपके ज़िंदा होंगे, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस कहानी से ये सीख लीजिए कि दादा दादी का बहुत सम्मान कीजिएगा, बहुत प्यार कीजिएगा। तमाम बातें जो आप उनको बताएंगे उन्हें समझ में नहीं आएंगी, इरिटेट नहीं होना है। दादी माँ और दादाजी का बहुत प्यार लेना है, आशीर्वाद लेना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो जो आपसे उम्र में बड़े हैं उन लोगों का आशीर्वाद लीजिए, उन लोगों का प्रेम और स्नेह लीजिए। ये चीज़ें आपको जीवन में हमेशा सफलता के मार्ग पर आगे की ओर ले जाएंगी। किस तरीके से एक दादी माँ का रोल एक इंसान की लाइफ में होता है, या हमारे जो फोरफादर्स हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कितनी इम्पॉर्टेंस है उनकी, ये हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा लीक से हट के बोलूँ कि आज भी जो ओल्ड एज होम हैं, है ना, जो वृद्धाश्रम हैं, वहाँ पे तमाम माताएं जो हैं, पिताजी लोग की उम्र, दादा दादी लोग वहाँ पे पड़े रहते हैं। उनके कुछ बच्चे हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, उनके पास वक्त नहीं है, बहुत पैसा है, वो अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। मंथली पैसा देते हैं, कभी उनको मिलने नहीं जाते, अपने भी परिवार में लेकर के नहीं आते। उनकी भी एक तड़प होती होगी कि मैं अपने बेटों से मिलूं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलूं। मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये कहानी ये मैसेज देती है। अगर ये कहानी हमारे सीबीएसई के बच्चों को समझ में आ गई और अगर हमने इस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो तमाम ओल्ड एज होम हैं, जो जहाँ पे वृद्धाश्रम हैं, वहाँ पे जो तमाम दादी तमाम दादा लोग बाट जो होते हैं, रास्ता जो होते हैं कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, पापा मम्मी बहुत व्यस्त हैं, अगर नहीं भी आ सकते तो एक नई शुरुआत बच्चों रिश्ते की दादा दादी से हम आप कर सकते हैं। वादा कीजिए मेरे साथ, अगर आपके दादा दादी जिंदा हैं तो एक बार इस वादे के साथ कि आप उनको पूरा सम्मान देंगे और एक बार फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ताकि जीवन में आप हमेशा सफल हो सकें और एक कामयाब हो सकें। ये चीज़ें तभी संभव हो सकती हैं जब हम अपने बड़ों का सम्मान करना सीखें। मुझे लगता है कि इस कहानी ने काफ़ी इमोशनल किया होगा। अगर आप वाकई मेरे चैनल पे नए हैं
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं नई नई वीडियो के साथ आपके साथ आता रहूँगा, मिलता रहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि मैं कुछ बेटर आपके लिए कर सकूँ। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों को सूरज वर्मा का नमस्कार।